मजबूत है उस बिज़नेस के लिए, वो होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप चाहत लाइए, जो भी बिज़नेस आपने अडॉप्ट किया है, बाई चांस आपने इनहेरिट किया है अपने पेरेंट्स से, तो आपकी चाहत आपके पेरेंट्स से भी ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए बिज़नेस के लिए, तभी आप कुछ कर पाएंगे, ऐसा मेरा अपना मानना है। पोल्ट्री इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, और हमको ये भी रोका गया है, आना साहब ने बोला है और दुमा साहब ने बोला है कि आप एक अंग्रेजी में बात नहीं करेंगे, सबसे बड़ी समस्या ये है। दूसरी बात, आप दूसरी कंट्री की कोई बात, विदेशों की बात नहीं कर रहे, आज से इंडिया सेंट्रिक या महाराष्ट्र सेंट्रिक बात कर दी। मैंने मान तो लिया, लेकिन आसान नहीं है बात करना सच में। जिस इंडस्ट्री में फार्मा भाई ग्रोथ होती है, उस इंडस्ट्री में चैलेंजेस इनएविटेबल होती है। अगर आप सोना भी प्रोड्यूस कर रहे होते थे, उसकी भी चैलेंजेस हैं। अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो ओनली कंजम्पशन कमोडिटी है, वो भी प्रोड्यूस कर रहे थे, तो उसके भी चैलेंजेस हैं। तो ऐसी कोई नई बात नहीं है कि अगर पोल्ट्री इंडस्ट्री के चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, सिर्फ हमको ऑर्गेनाइज होने की सख्त ज़रूरत है, अपनी सोच बढ़ाने की सख्त ज़रूरत है। टाइम स्पेंड बिजनेस पे जो है उसको स्केल अप करने की सख्त ज़रूरत है। प्रोबेबली हम ज़्यादा नीति को समझ पाएंगे। तो जब ग्रोथ और चैलेंजेस, ये दोनों एक इंडस्ट्री का दो पहलू हैं, ग्रोथ रहेगी तो चैलेंजेस रहेंगे। तो अगर आप पिछले 10 साल का ग्रोथ, जैसे अंग्रेज जी ने बताया आपको कि किसी साहब ने फोरकास्ट किया था कि 40 कट हो जाएगा, इतना मल्टीप्लिकेशन होगा इंडस्ट्री का, तो मेरा अजम्पशन तो ऐसा है कि वो अजम्पशन सर्टेनिटी फुलफिल हो गया है। अब जो ग्रोथ होगी वो ज़्यादा ही रोबस्ट इंडिया में, क्योंकि 1.5 बिलियन अनऑफिशियल पॉपुलेशन है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट पॉपुलेशन इंडिया में है। हम सरपास कर चुके हैं पिछले साल चाइना को। लीजिए पिछले 10 साल का प्रोडक्शन चार्ट से वो ग्रेन का कैलकुलेट कर लीजिए, स्टार्टिंग फ्रॉम वीट, राइस, पल्सेस, ग्रेन्स, जो भी ईडेबल ग्रेन्स हैं, सब कैलकुलेट कर लीजिए। आपको 2027 ऑनवर्ड्स कमी ही दिख रही है जो फिर फार। तो ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है आपको सोचने के लिए कि अगर प्रोटीन सोर्स ग्रेन सोर्स से नहीं पूरा होगा तो कौन सा सोर्स पूरा करेगा। एनिमल प्रोटीन ही सबसे वायबल ऑप्शन है, चाहे वो फिश या एक्वा इंडस्ट्री से आए, चाहे मिल्क इंडस्ट्री से आए, चाहे चिकन इंडस्ट्री और वीट इंडस्ट्री। तो अच्छी बात सबसे ये है, जिसको फील करके आपको इनकरेज होना चाहिए कि हम राइट डायरेक्शन में हैं। हम प्रोडक्शन में माहिर और महारत दोनों हासिल करते जा रहे हैं। आज आप वर्ल्ड के टोटल चिकन और एग प्रोडक्शन को मिला के अगर आप देखें तो 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं वर्ल्ड के, सब मिला सारे रिस्ट्रिक्शन होने के बावजूद, लेकिन 7th लार्जेस्ट कंज्यूमर है चिकन और एग। तो ये जो गैप है 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, 7th लार्जेस्ट कंज्यूमर की साइड समझनी है अपने को जल्दी से जल्दी, कितनी जल्दी समझ जाए उतनी अच्छी बात हो। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि आपको कंजम्पशन बढ़ाना है। जब मैं फार्मर होता तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अगर मैं 50,000 पर ग्रो करता हूँ हर 40th डे पे, उस 50,000 पर का ट्रेडिंग मॉडल क्या होना चाहिए। आज की डेट में 97% प्रोडक्शन ट्रेडर्स मैनेज करते हैं। अगर कोई भाई साहब ट्रेडर्स कम्युनिटी से आए हैं तो ऑफेंसिव मत फील करिएगा, बगैर आपके हमारा ट्रेड बढ़ेगा नहीं। लेकिन जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रेडर और फार्मर की होनी चाहिए कि फार्मर प्राइस प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जो करेंट डिस्पेंसेशन है गवर्नमेंट का, वो मीट के बारे में ज़्यादा बात करना नहीं चाहते, सुनना भी नहीं चाहते। जिनसे भी बात करिए सिर्फ मिल्क प्रोडक्शन की बात करते।
सबसे बड़ी आपकी जिम्मेदारी हो। ये सारे जब नंबर्स देख रहे हैं यहाँ पे, कभी भी इस पे साइंस जादू भी नहीं चाहता, ये गवर्नमेंट डेटा है। इसमें से कुछ डेटा CII के और इंडियन इकोनॉमिक्स फोरम से लिए गया। आप देखेंगे कि पर कैपिटा चिकन अवेलेबिलिटी 25 kg 25.2 kg दिख रही है। 2001-2002 में वो 850 ग्राम होती थी। तो आप कितने पॉइंट ग्रोथ हुआ है आप खुद ही मल्टीप्लाई करके देख सकते कि इस देश को प्रोटीन की सख्त जरूरत है, इस देश को क्वालिटी प्रोटीन की सख्त, और उसकी डिलीवरी मुझे नहीं लगता कि ग्रेन सेक्टर से होगी या इवन मिल्क सेक्टर आपके प्रोटीन क्वालिटी को कम्पीट नहीं कर सकता। एक ही कमोडिटी है जो क्वालिटी प्रोटीन को डिलीवर कर सकती अपने फ्यूचर जनरेशन को, वो चिकन और एग, अनडाउटेडली चिकन। इज दिस स्लाइड अबाउट ग्रोथ रेट 8% ईयर ऑन ईयर बेसिस है, ये मैंने आपसे बात किया। इंडस्ट्री साइज बहुत ही बड़ी लग रही है। ये सबसे बड़ा डायनामिक चेंज जो है, सबसे ज़्यादा और सबसे फास्ट चेंज अपनी इंडस्ट्री के लिए जो हुआ है वो कंज्यूमर बिहेवियर। 27% पॉपुलेशन अपनी बिटवीन 14-30 ईयर्स का एज ग्रुप है, और वो एज ग्रुप बहुत फोकस्ड है, उनकी क्वालिटी लाइफ बहुत क्लियर है। पहले के लोग जो थे वो अलग तरीके से सोचते। तो ये एक सर्वे है कि कंज्यूमर बिहेवियर कैसा है, और इस कंज्यूमर बिहेवियर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सब्सटेंशियल चेंज, शॉपिंग पैटर्न में चेंजेस हैं, बाइक पैटर्न में चेंजेस है, सिलेक्शन पैटर्न में चेंजेस है, क्वालिटी डिमांड में चेंजेस है, स्पेंडेबिलिटी में चेंजेस है। पहले सारा डिसीजन सिर्फ मदर, ग्रैंड मदर या लोनली हाउस वाइफ देती थी कि हमारे घर में आज क्या बनने होता है। अब प्रोबेबली वो ज़माना 30-40% पॉपुलेशन के घर में नहीं। अब इन्फ्लुएंस डिसीजन हो सकता है, क्रॉस डिसीजन हो सकता है, पैरेलल डिसीजन हो सकता है, स्पेंडिंग पावर इंडिविजुअल्स में आती जा रही है, फैमिली मेम्बर्स। तो जैसे जैसे ये चेंजेस साइक्लिसिटी में बदल रहा है, वैसे वैसे आपका कंज्यूमर बदल, क्योंकि ये आप फूड सेक्टर पे चेन हो या आप फूड प्रोवाइडर इस देश के, और फूड में चॉइसेस, क्वालिटी, टेस्ट, प्राइस, अफोर्डेबिलिटी, सब चीज़ कैलकुलेट किया जाता है। तो जब हम ब्रांडेड प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो हमारा माइंड मेकअप अलग होता है। क्या माइंड मैनर्स एंड शर्ट, अगर वो 4,000 रुपये कास्ट करती है तो ठीक है, हम पे करने के लिए तैयार हैं। जब फूड का चॉइस आता है तो लिमिटेशन या थॉट प्रोसेस बदल जाती है। तो वो एक चेंज हम लोग को मैनेज करने आना चाहिए कि वो कैसे होना चाहिए। आप देखेंगे फूड बेस्ड 67-68% कंज्यूमर बिहेवियर, पीपल टॉक अबाउट इट कि वेस्टेज नहीं होना चाहिए। पहले आधा खाना थाली छोड़ के घर से स्कूल चले जाओ। सो हमारे लिए सिर्फ बच्चे रहे होंगे तो 50% ऐसे बिहेव करते थे। आप देखो हम खा चुके हैं। शॉपिंग मोर हेल्थ कॉन्शियस होकर जा रहा है, सबको हेल्थ की पड़ी, हमारी फिटनेस कैसी, हमारी हेल्थ क्वालिटी कैसी, हम जो खा रहे हैं सपोर्ट करेगा हमारे फ्यूचर हेल्थ को कि नहीं। ये सारा सर्वे आप देखेंगे पहले 25% से लेकर 67% तक कंज्यूमर बिहेवियर डोमिनेट कर रहा है। इस डोमिनेशन को अगर आप अडॉप्ट नहीं करते हैं एज अ फूड प्रोवाइडर, क्योंकि आप फूड सप्लाई करते हो और पीछे रह जाओगे, आप चॉइस से बाहर हो जाओगे, और वो रिफ्लेक्शन दिखता है मार्केट में। जो लोग फूड रिटेलिंग में हैं उनको क्लियरली डे टू डे बेसिस पे दिखता है कि कंज्यूमर को चाहिए क्या। जो फार्मर्स सिर्फ प्रोडक्शन में हैं वो रिटेलर ही आपसे पूछना शुरू करेगा कि जो चिकन आपने हमको दिया है इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, या इसका कलर कैसा होगा, या इसकी सॉफ्टनेस कैसी होगी, या टेंडरनेस कैसी। ये सारा डिमांड ट्रेडर ही करने लगेगा। तो वो सबसे बड़ा चैलेंज है। प्रोडक्शन तो आप कर ले रहे, प्रोडक्शन क्वालिटी की तरीके से होना चाहिए, इसकी तैयारी करिए। प्रोबेबली ये बिहेवियरल चेंज ट्रेडर्स डिमांड करेंगे, कंज्यूमर डिमांड करेगा, और जिसको हम और आप मना नहीं कर पाएंगे। ये चेंज जो आपने विटनेस किया हो, अगर आप सिटी में रहते हैं या सेमी सिटी में रहते हैं या सी ग्रेड सिटी तक रहते हैं, कंसिस्टेंटली ग्रो करो।
ये एक चेंज अपनी इंडस्ट्री को कैसे अडाप्ट किया। कुछ कुछ जगहों पे कुछ प्रोसेसर्स या कुछ इंटीग्रेटर्स ने ऑनलाइन बिजनेस अडाप्ट करने की कोशिश की है। कुछ सक्सेस स्टोरीज हैं, कुछ प्रिपरेटरी मॉडल में हैं, कुछ ट्रांजिशन मॉडल में हैं। तो ये देखने की ज़रूरत है। और ओवरऑल आप देखेंगे अनब्रांडेड प्रोडक्ट का सेल और ऑनलाइन ब्रांड का सेल कैसे शिफ्ट हो रहा है, ट्रांजिट कर रहा है। ये शिफ्ट प्रोबेबली हमको नोटिस करना चाहिए एज ए फूड प्रोवाइडर। ये बड़ा चैलेंज होगा। इस 70% सिटी कंट्री के अंदर इस मॉडल पे शिफ्ट होंगी, विच इज़ मेरा कहने का फूड प्रोडक्ट फोरकास्ट ऐसा है, इंक्लूडिंग ITC सर्वे के हिसाब से 42 to 44% शॉपिंग ऑफ द फूड प्रोबेबली ऑनलाइन मॉडल पे शिफ्ट हो जाएगा 2025 एंड में। सो क्या हम इस चैलेंज के लिए प्रिपेयर्ड हैं, नहीं प्रिपेयर्ड हैं? इसके लिए सोचने का टाइम आपको देना चाहिए कि ये जो चेंज हो रहा है हमारे सामने, उसको हम कैसे एवरेज करें। अगर आप ग्रोथ देखेंगे 15% ग्रोथ फूड सेक्टर में, कोई माइनर ग्रोथ नहीं हो, शॉपिंग पैटर्न अगर चेंज होता है तो जो हाउस वाइफ्स पहले जाके शॉप से लेके आती थी प्रोबेबली उन्होंने जाके मंगाना शुरू कर दिया। तो ये शिफ्ट बढ़ता ही जाएगा, प्रोबेबली कम होने वाला नहीं है। इसको अडॉप्ट करने के लिए हमारे पास कोई न कोई सोल्यूशन होना चाहिए। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, चाहे वो फार्मिंग सेक्टर में हो, चाहे वो फीड मिलिंग सेक्टर में हो, चाहे वो डिजीज़ मैनेजमेंट सेक्टर में हो, अडॉप्ट करना मैंडेटरी होगा। अगर आप समझे कि आज जिस सिचुएशन या जिस सिस्टम से आप फार्मिंग कर रहे हो वही सिस्टम फ्यूचरिस्टिक एफिशिएंट होगा, प्रोडक्शन कास्ट कंट्रोल करने में प्रोबेबली नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। ये इनोवेशन अडॉप्शन बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट तो आज से 3-3.5 साल पहले एक ब्रीडिंग फार्म मैनचेस्टर सिटी में मैंने विज़िट किया था। उनके पास 30-30 हज़ार के फ्लॉक थे एंड इतना फैसिनेटिंग सिस्टम था। डीप लीटर पे थे, 8-8 इंच के वॉकिंग रोबोट्स थे बर्ड्स के। सो दे वर सेंसिंग एक बर्ड का डेटा सेंस कर रहे और बर्ड्स के साथ घूमते रहे। बॉडी टेम्परेचर थे, फीड कंजम्पशन कितना हुआ, वाटर कंजम्पशन कितना, विंड वेलोसिटी कितनी है, जिस जहाँ पे बर्ड खड़े हुए हैं, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन ओनर के कंप्यूटर पे और के सिस्टम्स को लॉग हो रहा था। तो अगर ऐसा चेंज आएगा अपने फार्मिंग में, इसी हाउसेस लोग आपको बताएं भी थे क्या हो रहा है। बट AI इंटरवेंशन प्रोबेबली नेक्स्ट डिकेड का सबसे बड़ा रिवोल्यूशन होगा फूड इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि ये मास प्रोडक्शन सिस्टम, हम एक एनिमल हैंडल नहीं करते, हम फ्लॉक ऑफ एनिमल हैंडल। तो वो इंटरवेंशन या चेंज AI लाएगा, उसके लिए प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। सो अगर आपके बच्चे थोड़े बहुत टेक्निकली स्मार्ट हैं तो उनको बोले थोड़ा सीखें, पढ़ें, जो भी अडॉप्टेबिलिटी बनती है वो अडॉप्ट करने की कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। आपका डेटा लीवरेज बहुत अच्छा बढ़ जाएगा और जैसे जैसे डेटा लीवरेज आपका बढ़ता जाता, आपका करेक्टिव प्रोसीजर उतना स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग होता है। सेम डिजीज़ मैनेजमेंट, आई एम श्योर डॉक्टर चाउग आपसे प्रोबेबली बात करें, सबसे लॉजिकल इंटरवेंशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर डिजीज़ मैनेजमेंट में आने वाले। और हमारी जो कमजोरियां हैं इस देश में, उसको अगर टाइम भी एडजस्ट नहीं किया गया तो हमारे लॉसेस, अनफाउंड लॉसेस, अनकाउंटेड इन द बैलेंस शीट बढ़ते जाएँ। LTI की एस्टिमेटेड लॉसेस हमने डिटेक्ट किया था 2002 सॉरी सर, गवर्नमेंट ने 20 साल लिया डिजीज़ को रिकॉग्नाइज कर। अगर ये स्पीड है टेक्निकल सपोर्ट की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, तो हम इस बिजनेस में आए क्यों? नेक्स्ट जनरेशन ने टेक ओवर कर दिया, अभी तक हम डिजीज़ रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे। 3-4 ने मिनिस्ट्री बदल देंगे होती, 2-4 डायरेक्टर बदलने होंगे ICR के, और 7-8 IVL डिजीज रिकग्नाइज नहीं हो पा रहा। अगर ये स्पीड ऑफ सपोर्ट सिस्टम रहा तो हमारा प्रोडक्शन सिस्टम फ्लॉप हो जाएगा, क्योंकि चैलेंजेस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। पैर इज डिप्लीशन अपनी ब्रॉयलर इंडस्ट्री की जो 3-3.5% पहले होती थी,
जब तक ये चैलेंजेस आइडेंटिफाई नहीं हुए थे 8.5% हो गया। और डिप्लीशन का वैल्यू मतलब वो एक्सेस मॉर्टेलिटी की वैल्यू $1800 मिलियन पर एनम है। तो रिकग्निशन और प्रॉब्लम जल्दी हो जाए और सोल्यूशन जल्दी मिले तो फार्मर्स को हेल्प हो जाएगा, क्योंकि जब तक आप ये नहीं अलाउ करेंगे तब तक ये नहीं हो सकता, और जब तक ये नहीं हो सकता तो परफॉर्मेंस इम्प्रूव। ये हमारे देश का सबसे बड़ा चैलेंज है आज के देश में, पोल्ट्री इंडस्ट्री। रिकग्निशन ही नहीं था, सबको मालूम है मॉर्टेलिटी हो रही है, रिकग्नाइज कौन करेगा ये मॉर्टेलिटी में हो रही है। होपफुली गवर्नमेंट विल आल्सो यूज AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड गिव सम प्रिसिशन, क्योंकि सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड का वेटनरी टेक्नोलॉजी का इंडिया का INBRI, ICAR, डेडिकेटेड सेटअप पीपल, और वो कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अगर आप लोगों का हैंड होल्डिंग इंडस्ट्री को मिल जाए और डिजीज फार्म मैनेजमेंट बायोसिक्योरिटी प्लान में हेल्प मिल जाए तो इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी एज इट इज 2-3% बढ़ जाए, बगैर कोई फाइनेंशियल हेल्प, सिर्फ टेक्निकल हेल्प से बढ़ जाए। अपने फार्मिंग कम्युनिटी और ब्रीडिंग कम्युनिटी के लिए जोरदार फैलियर हुआ है। अगर ट्रांसफॉर्मेशन लाया है इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए, तो ये ब्रीडिंग कम्युनिटी ने, अगर इन्होंने अच्छे बर्ड सेलेक्ट नहीं किए होते, अच्छा जीन सेलेक्ट नहीं किया होता, अच्छा पैरामीटर्स आइडेंटिफाई नहीं किए होते, तो ये प्रोग्रेस, ये नंबर गेन पॉसिबल नहीं होता। वंडरफुल जॉब नंबर, ये बेस्ट ऑप्शन है, बट इसमें भी चैलेंजेस आए क्योंकि क्लाइमेट बदल रहा है। इस साल एवरेज टेम्परेचर 2.2 डिग्री सरप्लस रहने वाला है हर सिटीज़ में, तो आपके ओपन हाउसेस को डायरेक्टली इफेक्ट हो सकता है। तो ये जो क्लाइमेटिक चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे आज से अगले 5 साल 10-15 साल तक, उसकी तैयारी करना सख्त जरूरत है। पोल्ट्री डिजीज़ मैनेजमेंट पे तैयारी करना सख्त जरूरत है। रेगुलेटरी इशूज़, अपना प्रॉब्लम पोल्यूशन कंट्रोल से है, फार्मर्स को इसको कैसे रिजॉल्व किए जाए ये ध्यान में रखते हुए कि हमारे पोल्ट्री फार्मर का नेचर ऑफ फार्मिंग ऐसे ही है और एग्रीएबल है वर्ल्ड का, लेकिन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से जो प्रेशर है फार्मिंग कम्युनिटी पे रेगुलेट करने का, वो प्रोबेबली ब्लूप्रिंट फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, इंस्पेक्शन वाला ब्लूप्रिंट ना हो। एक स्मॉल और मार्जिनल पोल्ट्री फार्मर को अगर आप सडनली बोलेंगे कि आप पोल्यूशन कंट्रोल के लॉज एंड रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से फार्मिंग ऑपरेशंस को कंडक्ट करना है, तो ओवरनाइट तो नहीं हो पाएगा, बहुत डिफिकल्ट है। तो यहाँ पे कोचिंग की ज़रूरत है आपकी तरफ से, कितना हम कोच कर सकते हैं इंडस्ट्री को या फार्मर को, वो चैलेंज कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि अब सब लोग फास्ट ग्रोइंग बर्ड हैंडल करना शुरू कर चुके हैं। तो वो एक बड़ा चैलेंज है मेरे हिसाब से। और पॉपुलेशन ऑफ पोल्ट्री प्रोडक्ट इज़ ग्रोइंग कंटिन्यूसली। जो पहले कंजम्पशन सेक्शन होते थे, अब वो प्रोडक्शन सेंटर बनते जा रहे हैं। तो उस पैराडाइम शिफ्ट ऑफ प्रोडक्शन, पहले प्रोडक्शन उस एरिया में होता था ज़्यादा फूड ग्रेन्स, फीड ग्रेन्स, कंजम्पशन मैनजोज नियर बाई होते थे सराउंडिंग में, बट अब प्रोडक्शन पैन इंडिया होने वाला है। तो अगर पैन इंडिया होगा तो मेरा रिक्वेस्ट सबसे है कि आपके पास ऑटोनॉमस प्लानिंग सिस्टम होना चाहिए। अगर आप ऑटोनॉमस प्लान नहीं मॉडल फॉलो करेंगे तो पता चला आपके पास 5 लाख करोड़ तैयार है और कंजम्पशन का डेट मालूम नहीं है कि कब उठेगा। दैट ब्रिंग्स डाउन प्राइसेस। जितना डिले हो जाता है आपका फ्लॉक का रुकना, उतने ही प्राइसेस क्रैश, प्लस इकोनॉमिकली यू स्टार्ट लूजिंग मनी। तो वो चैलेंज है जिसका प्रेडिक्शन मॉडल या ऑटोनॉमी मॉडल ऑफ प्रेडिक्शन कुछ तो होना चाहिए। अगर सिर्फ महाराष्ट्र को ले लिया जाए तो हम सारे महाराष्ट्र के प्रोड्यूसर्स मिल के कुछ तो नंबर्स डिसाइड करेंगे। हमारे महाराष्ट्र का कंजम्पशन 4 करोड़ बर्ड्स या 3 करोड़ बर्ड या 2 करोड़ बर्ड या 1 करोड़ बर्ड है कि नहीं, कि सिर्फ फ्लॉकिंग होता है। प्लेसमेंट तो 4 करोड़ है बट कंजम्पशन भी 4 करोड़ है कि महाराष्ट्र। तो जो भी एरिया है जोग्राफी हम डिज़ाइन करेंगे, उस एरिया में आपका प्रोडक्ट खप जाना चाहिए।
अगर आपका प्रोडक्शन सरप्लस है, नेचुरली आपके लॉसेस बिल्डअप होंगे। तो वो एक चैलेंज है जो अपनी जैसे कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री में ऑर्गेनाइज करना बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि किसको रोकेंगे किसको नहीं रोकेंगे, किसको बोलेंगे आप अपना प्लेसमेंट नाम कर दीजिए, किसी को नहीं बोल सकते। तो ये जो ऑटोनॉमी मॉडल है डिज़ाइन करना, हमारे महाराष्ट्र कंजम्पशन 15 करोड़ है, तो हम 15 करोड़ प्रोड्यूस करें, 15.1 करोड़ प्रोड्यूस करें, 40.9 करोड़ प्रोड्यूस करें, तो प्रोबेबली ये आपका ऑर्गेनाइजेशन सुधार सकता है इस नौनत को, अगर आप ढंग से करना चाहें। मेरा तो जिम्मेदारी सिर्फ एक ही है, वो है ये, मेरे हिसाब से जहाँ जहाँ पे वर्ल्ड वाइड क्राइसिस आई है फीड और फूड से रिलेटेड, तो सारी चीज़ का पिछले 10 साल का डेटा निकाल लीजिए, चाहे वो मेलामाइन कंटामिनेशन हो, चाहे वो हैवी मेटल कंटामिनेशन हो, चाहे वो एंटरिक डिजीज कंटामिनेशन है, इस सब का सोर्स चाइना है, हर चीज़ का ओरिजिन चाइना है। चाहे यूरोप सफ़र करना है तो मेलामाइन की वजह से, वो चाइना की वजह से। तो मेरा ऐसा सजेशन है कि ऐसा मैं मानता हूँ भाई, फीड सप्लीमेंट कैटेगरी को रेगुलेट वाले ना करिए, बट डॉसियर सबमिशन हर प्रोड्यूसर को सबमिट कर देना चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट ये है, इसकी क्वालिटी ये है, इसका प्रोटोकॉल ये है, इसके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हम ऐसे मॉनिटर करते हैं, और इसका कैरियर क्वालिफिकेशन ये है। तो प्रोबेबली आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम फीड रिलेटेड रिजॉल्व हो जाए। और ऐसा नहीं कि इंडिया में कैपेबिलिटी नहीं है कोई फीड सप्लीमेंट बनाने की, कैपेबिलिटी अगर ह्यूमन सेक्टर में आपके पूरे वर्ल्ड को दवाई देने की है, तो सिर्फ चिकन सेक्टर पर फीड सप्लीमेंट बनाने की कैपेबिलिटी नहीं है, ये मैं मानने के लिए तैयार। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। कुछ लोग, आप लोग सुने होंगे, सेमिनार अटेंड किए होंगे, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पे इशू जोर शोर से फैलाया जा रहा है, चिकन में हार्मोन डाल रहे हैं, वो इशू फैलाया जा रहा है सोशल पर्सपेक्टिव में। वेजिटेरियन लॉबी एंटी प्रोपोगंडा कंसिस्टेंटली करती रहती है अपने इंडस्ट्री के अगेंस्ट में। ये सब भी चैलेंजेस, जब स्केल ऑफ प्रोडक्शन आपका बढ़ता जाएगा, लोग आपको टारगेट करना और एग्रेसिवली शुरू करें। वेगनिज्म आ रहा है, वेजिटेरियनिज्म आ रहा है, कुछ तो सेलिब्रिटी रात को दारू पी के सब कुछ खा जाते हैं, सवेरे वेगन बन जाए। और मैंने टेस्ट करने के लिए पिछले साल ये काम किया, तो दिन भर वेगन है, सम विमेन, सम फिल्म स्टार्स दिन में वेगन है, शाम को जब 2 पैर रख दिए, उसके बाद चिकन भी दे दो, मटन भी दे दो, फोक भी दे दो, फिश भी दे दो, सब खा के सवेरे 5 से 7 बजे देगा। तो अगर ऐसा वेगनिज्म है तो आप दूर ही रहो ना, और इंडस्ट्री को डिस्टर्ब हो, वो एक चैलेंज आएगा। कुछ कंपनी है जो प्लान बना रही हैं कि वेजिटेरियन चिकन मीट और ये सब लॉन्च करेंगे, बट मेरा ये वादा है कि अगले 20 साल तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़। और जहाँ जहाँ पे लोगों ने बिगाड़ने की कोशिश की है, वो खुद बिगड़ गए। सब कंपनियाँ 50% मनी डिप्लीशन में हैं। 50 बिलियन लगाया था, सिर्फ 5 मिलियन बचा खर्चा करने की, और पैसा ढूंढ रहे हैं। और जो कंपनियों ने अपना फूड बास्केट बढ़ाने के लिए वेगनिज्म वाला प्रोडक्ट या वेजिटेरियन मीट तैयार किया था, उनके डिपार्टमेंट बंद हो, कोई टेकर ही नहीं। एक केस स्टडी है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की, मैं हो सकेगा तो आपको भेजूंगा, अब उसको जरूर सारे फार्मों को सर्कुलेट कर लीजिए। वो कंपनी पहले चिकन पैटिस बनाती थी, उनके 170-100 आउटलेट्स होते थे। अब अनिल जी ने बोला था अमेरिका का बात ही मत करना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कंपनी अमेरिका में, तो उसका एवरेज पर डे सेल 69,000 पैटिस पर डे था मीट का। जब ये वेजिटेरियन मीट का फैड आया या फैशन शुरू हुआ आज से 3-4 साल 5 साल पहले, तो उसके सप्लायर ने उसको ऑप्शन दिया कि आप वेजिटेरियन पैटिस भी बनाइए, उसका डिमांड बहुत बढ़ने वाला है। तो उसने हर आउटलेट में वेजिटेरियन पैटिस का डिमांड, मतलब वो भी ऑप्शन दे दिया। 40 डेज का सर्वे है कि उनका जो चलती दुकान से मीट वाले वो भी कम हो गए। रीज़न, जो टेस्ट ओरिजिनल चिकन मीट में है वो कोई वेजिटेरियन मीट टेस्ट नहीं दे सकता। कितना भी फ्लेवर, कितना भी मास्किंग कर लीजिए, वो क्वालिटी हम डिलीवर नहीं कर पाएंगे। दूसरा, न्यूट्रिशनल वैल्यू को सस्टेन कराना, चाहे हम मिलेट से प्रोड्यूस कर रहे हैं या रागी से प्रोड्यूस कर रहे हैं, किसी और सोर्स से प्रोड्यूस कर रहे हैं मीट को, वेजिटेरियन सोर्स से, वो टेक्सचर जब आप खाते हैं
वो टेक्सचर आपको टंग और बाइट के लिए मिलेगा नहीं। तो पीपल जिन्होंने ट्राई किया उन्हें दोबारा लिया ही नहीं। एट कंपनी हैड लास्ट $23 billion in 3.5 years। उसके बाद वो डिपार्टमेंट बंद हो गया। ऐसे 4 केस स्टडीज हैं वर्ल्ड में। तो लोगों ने बड़े बड़े इन्वेस्ट किए थे, अब वो डिपार्टमेंट बचना मुश्किल हो चुका है। तो ये मेरी गारंटी है कि इंडिया में चाहे 30% वेजिटेरियन पॉपुलेशन है, बट वो 30% में से 5-7% इंडल्जेंट पॉपुलेशन है, घर में नहीं खाते, बाहर जाते रहते हैं। तो वेजिटेरियन मीट अपना कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगले 20 साल। मुझे नहीं लगता है वेगनिज्म सस्टेन करेगा इंडिया में। तो वो टेस्ट जो आपके प्रोडक्ट में है, प्रोड्यूस में है, वो मिलना नामुमकिन है। बट चैलेंज के लिए तैयार रहिए, क्योंकि वो लोग आपके मार्केट को अटैक करेंगे क्योंकि उन्होंने पैसा लगाया। तो जितना अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम इफिशिएंटली रहेगा अपने स्टेक होल्डर मतलब कंज्यूमर्स के साथ, उतना बेटर प्रोटेक्टेड फील करेंगे। अनफॉर्चुनेटली अपना सबसे बड़ा चैलेंज पिछले 40 साल का जो हमने खुद विटनेस किया और फेस किया है, हमने अपने प्रोडक्ट मेरिट, चाहे अंडा हो चाहे चिकन हो, इस मेरिट को कम्युनिकेट करने की कोशिश ही नहीं। जो मेरिट है अपने प्रोडक्ट, हमसे ज़्यादा बेटर तो आयुर्वेद वाला काम करते, वो तो इम्यूनिटी बूस्टर और कुछ प्रोडक्ट तो आ गए जो सीधा कोविड को ही ख़त्म कर दे वो टाइम। तो उनका कम्युनिकेशन सिस्टम ज़्यादा इफिशिएंट था। एनीवे, सो माय सजेशन, द ट्रेसेबिलिटी जो भी हम फीड में डालते हैं वो मैनेज करने आना चाहिए आपको, क्योंकि कंज्यूमर डिमांड करेगा सेफ, कंज्यूमर डिमांड करेगा क्वालिटी का, और आपको डिमांड है इफिशिएंसी से। ट्रस्ट मी, 180 samples of Chinese origin animal feed supplements have been tested by Symbiosis Institute of Biosciences। उसमें से 70 samples ह्यूमन फूड में जाते हैं, बाकी एनिमल फीड में जाते हैं। 80% samples lead और arsenic से loaded है, 12.5 times lead content। और अभी मैं डालते चावल से खुद सीखना चाहूँगा कि अगर लेड टॉक्सिसिटी होती लेड की तो क्या सिम्टम दिखते हैं, समझ में नहीं आया। हमको किसी ने सिखाया बाहर से कि सब खून फव्वारे जैसा बाहर निकलते क्योंकि ब्लड प्रेशर बाहर बढ़ जाता और ब्रेन हेमरेज से चिकन मर जाता। तो एक साहब ने हमको 12 बजे रात को फ़ोन किया साउथ से कि साहब हमारे यहाँ ब्रीडर में मोर्टेलिटी बहुत ज़बरदस्त चल रही, रोज़ 23,000-24,000 बर्ड मर रहे हैं। बोले क्या किया आपने? बोले एक बार देखिए, बहुत ज़रूरी है। सवेरे की फ्लाइट पकड़ के ना, मैंने ये समझा अपने डॉक्टर कंपनी सारी डॉक्टर्स इकट्ठे थे। मैं बोलते डॉक्टर साहब क्या हो सकता है? बोले सब कुछ समझना। फाइनली स्क्रीन करते करते 7 दिन लग गए। स्क्रीनिंग के बाद पता चला लेड टॉक्स। तो आपने इन्वेस्टमेंट तो अपने फीड में पूरा किया, अच्छे वाइटामिन, अच्छे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स सब कुछ लगाए, बट ये जो अपने को गिफ्ट क्रॉस कंटामिनेशन का मिल रहा है, इसको कंट्रोल करने के लिए स्ट्रक्चर होता है। एंड द प्रोडक्ट जो विदाउट रेगुलेटरी, क्योंकि एनिमल फीड सप्लीमेंट का कोई रेगुलेशन नहीं है, अपने यहाँ भी नहीं, चाइना में भी नहीं, नेबरिंग कंट्री में भी नहीं, कोई रेगुलेशन। जो चाहे जहाँ मिक्स करके पैक करके हमको दे। तो अपनी ट्रेसेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेरा रिक्वेस्ट ये है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि फूड क्वालिटी फॉर कंज्यूमर, फीड क्वालिटी फॉर योर बर्ड, एक बड़ा चैलेंज। इसको जितनी अच्छी तरीके से मैनेज करेंगे, जितनी स्ट्रक्चर तरीके से मैनेज करेंगे, ये बहुत ही ज़रूरी होगा। आई थॉट आई गिव एन एग्जाम्पल ऑफ माय ओन कंपनी। ये सवाल आपके ऊपर भी आए कि आप सस्टेनेबिलिटी को अपॉर्चुनिटी समझते हो, इस सस्टेनेबिलिटी को बिजनेस समझते हो, सस्टेनेबिलिटी एक बर्डन है। तो सोनर रिलेटेड ये इशू अपने पास दिया है। तो एक कंपनी ने क्या क्या चेंजेस किया है अपने लिए सस्टेनेबिलिटी के, क्योंकि यूरोप में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर आप सस्टेनेबिलिटी डिपार्टमेंट नहीं अगर आपकी कंपनी में, तो आपकी कंपनी बंद कर दीजिए। हम ही एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने सिर्फ सस्टेनेबिलिटी को पब्लिसिटी नहीं की है, वर्ल्ड में सस्टेनेबिलिटी पे रिसोर्सेज डिप्लॉय किए हैं। वी आर द ओनली एनिमल हेल्थ कंपनी इन द वर्ल्ड जिन्होंने $300 मिलियन से पावर जनरेशन खुद का शुरू किया, और ऑल ग्रीन पावर 100%। ऑल आवर फैक्ट्रीज, सारे प्लांट्स US के और इन यूरोप के
और इंडिया के सोलर पावर पे चल रहा है। $300 मिलियन में इन्वेस्टमेंट है। वी हैव मेंशन इन द बैलेंस शीट व्हिच नोबडी कैन डिनाई। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, प्रोबेबली इसको टाइम नहीं है, छोड़ देते हैं, एनर्जी रिन्यूएबल। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको ट्रिगर करना चाहता हूँ एज ए फार्मिंग कम्युनिटी की, सर्कुलर इकोनॉमी। अपने वेस्ट को कैसे मैनेज करना है वो सख्त ध्यान देने। जो भी वेस्ट हमारे पास है, चाहे वो फार्मिंग सेक्टर से आ रहा है, चाहे वो प्रोसेसिंग सेक्टर से आ रहा है, चाहे वो फीड मिलिंग सेक्टर से आ रहा है, उस वेस्ट को दोबारा अपनी इकोनॉमी में कैसे इन्वॉल्व करके कुछ बना सके जो रेवेन्यू को सपोर्ट कर सके, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर इकोनॉमी। उस सर्कुलर इकोनॉमी के लिए काम करना और एजुकेट करने का जरूरत है। थैंक यू सो मच। थँक यू सो मच OP सिंग सर. अतिशय छान इन्साईट सरांनी आपल्याला दिलेले आहेत आणि ओव्हरव्ह्यू आणि काही इन डेप्थ टॉपिक्स त्यांनी इथे घेतलेत. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे सरांसाठी. श्री चक्रधर राव सरांना विनंती करेन की त्यांनी OP सिंग सरांचं इथे स्वागत आणि सत्कार करायचा आहे. Thank you so much, sir, for your wonderful presentation.